नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष। ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 5 टेक्स्ट बुक के पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं इस पाठ को आपको सरल और सुगम भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आपको ये पुस्तक से भी एक बार रीडिंग करनी चाहिए। ठीक, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस पाठ की हेडिंग जो है, यानी इसका टाइटल जो दिया हुआ है, वो हमें बहुत कुछ चीजें बता देता है। जैसे दैनिक जीवन में रासायनिक पदार्थ या दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक का मतलब ऐसा होता है जिन्हें हम रोज की दिनचर्या में उपयोग करते हैं। जीवन जो हमें जीवन आवश्यकता के लिए आवश्यक है, और रसायन जो किसी भी प्रकार का पदार्थ, इस ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी प्रकार का पदार्थ रसायन की श्रृंखला में आता है। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन हमारे कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले तो हमारी जैविक क्रियाओं में रसायन काम आता है। हमारी जैविक क्रियाएं कौन सी हैं? जैविक क्रियाओं के बारे में हमने पाठ नंबर 2 में हमने तंत्रों के बारे में पढ़ा कि हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र थे। उन तंत्रों में हमने ये पढ़ा कि उनमें जो कार्यशीलता होती है वो रसायनों के द्वारा होती है। अब वो रसायन कौन कौन से थे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम कि पाचन तंत्र में जो एंजाइम थे वो रसायनों की श्रृंखला में आते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर पचाने के लिए रसायनों का काम होता है। फिर हमने देखा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर हम देखते हैं कि हम O2 और CO2 दो गैस के बारे में पढ़ते हैं। O2 और CO2। ये O2 और CO2 गैस जो है वो भी रसायन के रूप में हमारे वातावरण के अंदर उपस्थित रहती है। फिर हमने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र के हमने अंदर पढ़ा कि हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है और ये भी एक रासायनिक पदार्थ है। फिर हमने उसके अंदर प्लाज्मा पढ़ा। तो प्लाज्मा के बारे में हमने ये देखा कि प्लाज्मा भी एक मतलब संगठित पदार्थ होता है, रासायनिक संगठित पदार्थ होता है। तो इस प्रकार हमारी जैविक क्रियाओं के अंदर रसायन काम आते हैं। इसका दूसरा उदाहरण अजैविक क्रियाओं के अंदर। अजैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है वो तो सारी जैविक क्रियाएं हो गई, लेकिन जो क्रियाएं हमारे शरीर से बाहर भौतिक रूप से होती है उन क्रियाओं में भी रासायनिक पदार्थों का विशेष उपयोग होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चौक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये चौक भी एक रासायनिक पदार्थ है और आपको पता होगा, लेकिन आगे आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना। ठीक है, ये जैसे बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड पे मैंने ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं, तो ब्लैक बोर्ड में जो ये कलर किया हुआ है जिससे चौक इस पर काम कर रही है, इसका मतलब ये भी एक रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हम नोट करते हैं कि सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, रात को सोने तक हम कितने रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं, वो एक रासायनिक पदार्थ है। ब्रश करते हैं, वो एक रासायनिक पदार्थ है। साबुन, शैम्पू जो भी यूज करते हैं वो भी रासायनिक पदार्थ हैं। उसके बाद में हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने पर हम देखते हैं उसमें चाय और दही या मतलब किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार रासायनिक पदार्थों का उपयोग हम अपने सारे जीवन के अंदर रोज करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, हम बिजली के स्विच को दबाते हैं तो वो स्विच एक रासायनिक पदार्थ से बना हुआ होता है। कपड़े पहनते हैं हम, कपड़े रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जो है रासायनिक पदार्थ हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं। विज्ञान ने खोज की, रसायन विज्ञान एक नई श्रृंखला, नई एक शाखा बनने के बाद में हमने इस पे अध्ययन किया कि हम कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। और भवन निर्माण में हम देखते हैं, अब
हमने अपने दैनिक जीवन के उपयोग देख लिए, लेकिन उद्योगों में भी सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया जाता है, बजरी का उपयोग किया जाता है, या किसी भी प्रकार की जो पत्थर है वो भी एक रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक क्रिया के द्वारा बना हुआ पदार्थ है। तो रासायनिक पदार्थ जो है वो हमारे चारों तरफ, हर तरफ व्याप्त हैं और उनका हम उपयोग करते हैं। अब रासायनिक पदार्थों को मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं हम। मूल रूप से 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? या तो उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, या उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, या उनकी प्रवृत्ति लवणीय होती है। ये मूल रूप से 3 प्रवृत्ति है। अम्लीय प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति? अम्लीय प्रवृत्ति देखते हैं हम। मूल रूप से अम्लीय प्रवृत्ति, तो अम्लीय प्रवृत्ति यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। एसिड अर्थात ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ एसिड शब्द है, जिसको एसिडस कहते थे। क्या कहते थे? एसिडस। ये एसिडस का मतलब होता है खट्टा, अर्थात अम्ल की प्रवृत्ति जो है वो खट्टा होता है अम्ल, इसलिए अम्ल की प्रवृत्ति खट्टापन लिए हुई होती है। ठीक है, हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारी खट्टी चीजों का हम उपयोग करते हैं, और नेचर यानी प्रकृति के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं खट्टी कौन कौन सी चीज होती है। तो सबसे पहले दही। दही जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। फिर टमाटर, टमाटर के अंदर एसिड होता है। इमली, इमली के अंदर एसिड होता है। और नींबू, नींबू के अंदर एसिड होता है। अब वो कौन से एसिड होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सभी अम्लीय हैं। अब आगे नेचर में मतलब सामान्य अन्य जीवों के अंदर कहाँ कहाँ अम्लीय पदार्थ होते हैं, तो हम देखते हैं कि चींटी के अंदर भी जो चींटी डंक मारती है, या ततैया या मधुमक्खी, कोई भी हमें जो अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, तो उनके अंदर एक प्रकार का अम्ल होता है जिससे उनकी सुरक्षा होती है। तो ये अम्ल हो गए। रासायनिक अम्लों के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से रासायनिक अम्ल होते हैं H2SO4, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट होता है HCl, HNO3। इस प्रकार बहुत सारे रासायनिक अम्ल भी हैं और बहुत सारे जैविक अम्ल भी हैं, लेकिन उन सब का जो प्रकृति है वो एक जैसी ही होती है। और ये इनकी विशेषता ये होती है, इनकी पहचान का एक बिंदु ये भी होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं अम्ल के बाद में क्षार। क्षार को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। क्षार जो है इसका स्वाद कड़वा होता है। जैसे अम्ल का खट्टा स्वाद था, लेकिन क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यानी थोड़ा ये साबुन के जैसे होते हैं, चिकने होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं केमिकली, जैसे NaOH, KOH, Al, NH4OH, Al2OH के होल थ्राइस। जैसे सोडियम, क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं इसको। इसका नाम हो जाएगा फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस ग्रुप को कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम। तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार क्षार के बारे में हमने पढ़ा कि क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे और साबुन के जैसे चिकने होते हैं। ठीक, और इनकी भी पहचान का एक बिंदु होता है कि ये लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला कर देते हैं। इससे इसकी पहचान की जाती है वैज्ञानिक रूप से। ठीक है, क्षार के बाद में आता है लवण। लेकिन लवण पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक शब्द आता है
तनु और सांद्र, इनमें हमको अंतर जानना जरूरी है। तनु किसको कहते हैं, सांद्र किसको कहते हैं? सामान्यतः तनु हम नाम रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा के अंदर तनु वह विलयन होता है। तनु कौन सा विलयन होता है? वह विलयन जिसमें विलय से अधिक विलायक उपस्थित होता है। विलायक उपस्थित होता है। अब ये वैज्ञानिक भाषा है, थोड़ी सी हो सकता है आपको कम समझ में आए। विलय प्लस विलायक, इनसे बनता है विलयन। ठीक, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने कुछ आगे पढ़ा है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। विलायक के रूप में हम यहाँ जल का उपयोग करते हैं। ज्यादातर विलायक के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग करते हैं, और विलय किसी वस्तु को हम जल में डालते हैं उसको उसका विलयन यानी घोल बनाने के लिए, तो वो कहलाता है विलय। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं विलयन। अब आप सोचोगे ऐसे विलयन तो हम घर में रोज तैयार करते हैं। बिल्कुल, हम घर में रोज विलयन तैयार करते हैं। चाय एक प्रकार का विलयन या मिश्रण होता है, जो नींबू पानी है वो एक मिश्रण होता है। तो इस प्रकार हम रोज अपने दैनिक जीवन में, इसीलिए तो इस पाठ का नाम दैनिक जीवन में रसायन रखा गया है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, विलय प्लस विलायक विलयन बन गया। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 का 1 ग्राम है हमारे पास। H2SO4 का 1 ग्राम हम और हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में 50 ml जल है और एक में 100 ml जल है। ठीक है, अब हम ये 1 ग्राम 50 ml वाले में डालते हैं और 1 ग्राम ही 100 ml वाले में डालते हैं, तो आपको अंतर सीधा पता चलेगा यहाँ पे कि 50 ml वाले में जब हमने 1 ग्राम या 1 ml ये डाला तो इसका हो गया 51 ml और ये हो गया 101 ml। अब तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी विलय की मात्रा तो समान है लेकिन जल की मात्रा जिस विलयन में अधिक होगी वो तनु विलयन होगा, और जिस विलयन के अंदर जल की मात्रा कम है वो इसकी तुलना में यानी तनु विलयन की तुलना में सांद्र हो गया। तो आपको तनु और सांद्र का अंतर मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। बाकी आप पुस्तक से एक बार इसको देखेंगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लवण, क्योंकि लवण के साथ एक बहुत चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई है। लवण जो है वो अकेले पाया जाना उसका थोड़ा अलग प्रकार से है, क्योंकि लवण जो है वो अम्ल और क्षार की एक क्रिया के द्वारा बनता है। अगर अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब उस घटना से लवण और जल बनता है, यानी जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे तभी लवण बनेगा। ठीक है, अब लवण बनता है तो ये जो घटना है, पूरी घटना, ये जो क्रिया हुई, इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस क्रिया के द्वारा अम्ल और क्षार उदासीन होते हैं, यानी एक दूसरे में मिल जाने के बाद में ये लवण और जल बना देते हैं और अपनी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसको खो देते हैं, यानी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने कभी कभी देखा होगा इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग हमारे घरों के अंदर। कभी कभी देखिए कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं या कोई भी होते हैं, आपके भी हो सकती है, एसिडिटी होती है कि मेरे तो खट्टी डकारें आ रही है, मेरा तो पेट चल रहा है, तो वो आपको इनो दिया जाता है। उस इनो को हमने पानी में डाला, वो उसके झाग निकलते हैं और उसको तुरंत पी लेते हैं। पीने के बाद में हमको शांति प्राप्त होती है। तो वहां पर जो क्रिया होती है ना, वो यही क्रिया होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था ना, हमारे शरीर के अंदर HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल। ये HCl अम्ल को हम इनो के द्वारा कोई क्षार लेते हैं और वो क्षार शांत करके लवण और जल बना देता है, जिससे
हमारे शरीर में राहत पहुंचती है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और लवण, इस प्रकार लवण बनता है। अब लवण की प्रकृति के बारे में हम देखते हैं। तो लवण जो है वो उदासीन होता है, वो पीएच पेपर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। लवण का पीएच जो है वो उदासीन होता है, इसको 7 कह सकते हैं, 7 होता है। और फिर लवण जो है उसका क्वथनांक, उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण से ये मतलब पिघलता भी बहुत देरी से है और ये जमता भी बहुत देरी से है, गलनांक और क्वथनांक लवण के। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि अम्ल भी लवण भी 2 प्रकार के लवण होते हैं। एक होते हैं अम्लीय लवण और एक होते हैं क्षारीय लवण। अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अम्लीय लवण कौन से लवण होते हैं? ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हों। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है और क्षार भी जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक, अब हम इसका उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक HCl अम्ल है। ये HCl अम्ल जब विघटित होगा तो ये H+ और Cl- आयनों में विघटित होगा। और एक हम वो ले लेते हैं NaOH, ये Na+ और OH- आयनों में विघटित होगा। तो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और ऐसा क्षार जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाता है वो प्रबल क्षार कहलाता है। तो इसका उल्टा हो गया कि जो क्षार 100% आयनित नहीं होता है जलीय विलयन में वो दुर्बल क्षार, और जो जलीय विलयन में 100% आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल हो गए। अब इसका एक उदाहरण देखने के बाद में बस ये अपना इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा। इसका उदाहरण देखते हैं हम। देखिए ये एक प्रबल अम्ल हो गया और ये एक दुर्बल क्षार हो गया। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है और HCl एक प्रबल अम्ल है। HCl जो है वो जलीय विलयन में 100% आयनित होता है और ये 100% नहीं होता है। तो ये बन जाएगा H2O + NH4OH। ठीक है, यानी जलीय विलयन में जल भी होगा, NH4OH भी होगा, ठीक है, और H+ भी होगा और Cl- भी होगा। ठीक है, लेकिन NH4OH, NH4Cl, ये Cl, ये NH4Cl भी होगा और NH4OH भी होगा, क्योंकि ये एक यहां पर दुर्बल क्षार लिया है, इसलिए इस जल में H+ रह जाते हैं, इसलिए ये अम्लीय लवण हो गया। क्या हो गया? अम्लीय लवण। इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय लवण की प्रकृति हो गई, क्योंकि अम्लीय गुण इस विलयन के अंदर उपस्थित हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं इसको हल करके। दूसरा है NH4OH और यहां हम लेते हैं एक दुर्बल अम्ल है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इस एसिटिक एसिड को जब हम लेते हैं तो यहाँ पे NH4OH नहीं, NaOH ये एक प्रबल क्षार है जो 100% आयनित होगा और ये दुर्बल अम्ल है जो 100% आयनित नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि इससे लवण बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट लवण बन गया। ठीक है, दूसरा जल बन जाएगा। तीसरा इसके अंदर होंगे Na+
OH माइनस आयन और CH3COOH। तो इस प्रकार इस विलयन में OH माइनस आयन उपस्थित है, इसलिए ये बन गया क्षारीय लवण। ठीक है, आज का अपना बिंदु यही कंप्लीट होता है। आगे के बिंदु में हम अम्ल, क्षार और लवण की जो मूल परिभाषाएं और मूल अवधारणाएं दी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।